Hello friends, here is ML Goel. Welcome to ML Goel अकाउंटेंसी क्लासेस। अब तक ट्रायल बैलेंस के संबंध में पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। आपने उसको अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आप नए व्यूवर हैं तो कृपया करके पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 जरूर समझिए, तभी हम पार्ट 4 के अंदर ट्रायल बैलेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम प्रारंभ करते हैं ट्रायल बैलेंस पार्ट 4। देखिए आपके सामने एक प्रश्न है। अग्रलिखित सूचनाओं से श्री सुरेंद्र की पुस्तकों में 31 मार्च 2023 को तलपट बनाएं। यहां पर आपको कुछ अकाउंट्स के बैलेंस दिए हुए हैं और यह जानकारी नहीं है कि कौन से बैलेंस का शेष डेबिट है और कौन सा क्रेडिट। तो यह आपको तय करना है और तय करने के लिए मैंने आपको समझाया था कुछ महत्वपूर्ण बातें, उनको हम ध्यान में रखेंगे और समझेंगे कि किस अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है। यहाँ पर इस प्रश्न को हल किया गया है और देखिए फॉर्मेट में सबसे पहले ट्रायल बैलेंस ऑफ सुरेंद्र एज ऑन, इसका ध्यान रखें। एज ऑन का नंबर कट सकते हैं यदि आपने गलत लिखा है तो। फॉर द ईयर एंडिंग नहीं आएगा। 31 मार्च 2023 सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर अकाउंट LF, अमाउंट डेबिट साइड का है, अमाउंट क्रेडिट साइड का है। क्लियर? सारे अकाउंट मैंने पहले से यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि आप जो है इस प्रश्न को पहले हल कर दीजिए और हल करने के पश्चात जो मैंने हल किया है उसको हम मिलान करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्न को आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर उतार लीजिए। चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। देखिए जो अकाउंट आपको दिए हैं उन अकाउंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि किसका बैलेंस डेबिट है और किसका बैलेंस क्रेडिट है। सबसे पहले देखिए कैश एट बैंक। कैश एट बैंक संपत्ति है, इसका डेबिट बैलेंस आप DR साइड में लिखें इसको। सैलरी, सैलरीज नाम मात्र खाता है और खर्चा है, तो समस्त खर्चों के शेष डेबिट होते हैं, तो यह शेष भी कौन सा हुआ? डेबिट। डेबिट साइड में लिखना आपको। कैश इन हैंड जानते हैं अच्छी तरह से, ये भी डेबिट बैलेंस है। मशीनरी संपत्ति है, सभी एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट, तो ये भी DR साइड में। ओपनिंग स्टॉक संपत्ति है, डेबिट साइड में। लोन फ्रॉम एक्स, अब समझिए एक होता है लोन फ्रॉम बैंक, दूसरा लोन फ्रॉम एक्स। तो इसका मतलब हमने एक्स से लोन लिया है, तो क्या करेंगे इसको अपन, इसका बैलेंस कौन सा होगा? इसका बैलेंस होगा क्रेडिट। फिर है परचेज अकाउंट, तो परचेज का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। आप एंट्री याद कर सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो परचेज अकाउंट का बैलेंस कौन सा हुआ? डेबिट। फिर है कैपिटल, कैपिटल जानते हैं अपन बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। अगर आपको समझ में नहीं आए तो यह समझिए इस खाते की उत्पत्ति कैसे हुई थी। याद कीजिए, व्यापार प्रारंभ किया और नगद लगाए तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो टू कैपिटल किया है तो कैपिटल बैलेंस कौन सा होगा? CR। इन्वेस्टमेंट संपत्ति है, डेबिट बैलेंस। रेंट खर्चा है, डेबिट बैलेंस। लैपटॉप सेट ये भी संपत्ति है, आप देखिए डेबिट बैलेंस। परचेज रिटर्न, परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। याद रखें इस तरह से आप, तो इसका बैलेंस कौन सा? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न डेबिट, क्योंकि सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट। गुडविल हमारी संपत्ति है, डेबिट बैलेंस। सेल्स, तो सेल्स का बैलेंस कौन सा होगा? CR, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट। टेलीफोन एक्सपेंसेस खर्चा है, नाम मात्र खाता, डेबिट बैलेंस। डेटर्स का बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है। इंश्योरेंस टैक्सेस ये आपका खर्चा है, बैलेंस कौन सा हुआ? डेबिट। और अब एक चीज़ और दी है, वो है अंतिम रहतिया 25,000। मैंने आपको समझाया था क्लोजिंग स्टॉक तलपट में नहीं लिखते हैं, फिर कहाँ लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को तलपट के नीचे आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक इतने रुपए। क्लियर? तो जो बैलेंस आपको मैंने बताया है
उन बैलेंस को इस ट्रायल बैलेंस में रखिए और देखिए कि तलपट के दोनों पक्षों का योग मिलता है या नहीं मिलता है और खाते गणित रूप से शुद्ध है या नहीं। कीजिए इसको। कैपिटल के अमाउंट में थोड़ा सा करेक्शन कीजिए और यह अमाउंट है 37,700, यह करेक्शन कर दीजिए। अब देखिए जो प्रश्न आपको दिया है हमने इसके बैलेंस भी लिख दिए हैं। क्लियर? यह परीक्षा में आपको नहीं लिखना है कि हर एक के आगे आप बैलेंस लिखें, आपको सीधे ही काम करना है। तो देखिए जो जो अकाउंट हमने लिखे हैं उन अकाउंट को सामने लिखने के बाद में जिसका जो बैलेंस है वो उसके अमाउंट में लिख दिया गया है। जैसे देखिए कैसेट बैंक, तो कैसेट बैंक जो है वो डेबिट शेष है, डेबिट में अमाउंट लिखिए और क्रेडिट में डैश लगा दीजिए। इसी प्रकार से देखिए सैलरी, कैश इन हैंड, मशीनरी, ओपनिंग स्टॉक, ये सभी डेबिट में है और इनका अमाउंट भी डेबिट में लिख दीजिए। लोन फ्रॉम एक्स, एक्स से लोन लिया तो यह हमारे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज में क्रेडिट शेष होता है 6,000, क्रेडिट में लिख दिया हमने। इसी प्रकार से देखिए परचेज, परचेज का डेबिट शेष है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट, संपत्ति हमारे लिए डेबिट शेष है। रेंट खर्चा है, डेबिट शेष। लैपटॉप हमारी संपत्ति है। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। गुडविल, गुडविल जो है वो संपत्ति हमारे लिए डेबिट शेष है। इसी प्रकार सेल्स, सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखिए। टेलीफोन एक्सपेंसेस खर्चे हैं डेबिट के अंदर। डेटर्स संपत्ति है डेबिट में। क्रेडिटर्स जो है लेनदार का शेष सीआर होता है। और इंश्योरेंस एंड टैक्सेस खर्चा है, यह आप डेबिट में लिखिए। इस प्रकार से अगर आप सभी खातों के शेष देख करके सही सही कॉलम में लिखते हैं तो टोटल लगाने के पश्चात आप जांच सकते हैं कि खाते गणित रूप से शुद्ध हैं या नहीं। इस प्रश्न में देखिए टोटल जो आ रहा है 1,50,450, यही अमाउंट क्रेडिट के अंदर भी है। इसका मतलब तलपट जो है हमारा मिलान हो गया है, खाते गणित रूप से शुद्ध है। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है उस क्लोजिंग स्टॉक को तलपट के बाहर लिख दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक इतने रुपए। तो यह था एक बैलेंस का प्रश्न जिसमें आपको खातों के शेष दिए थे और आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब हम तलपट के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। देखिए जरा, क्या तलपट का मिलान इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि खाते गणितीय रूप से शुद्ध हैं। समझिए इसको। हम कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट का योग बराबर आ गया तो यह माना जाए कि खाते गणित रूप से शुद्ध हैं। लेकिन क्या यह अकाट्य प्रमाण है कि डेबिट और क्रेडिट का योग अगर मिल जाता है ट्रायल बैलेंस का तो लेखे गणित रूप से शुद्ध हैं? इसका सीधा उत्तर है नहीं। क्यों ऐसा? देखिए, क्योंकि तलपट को अप्रभावित करने वाली कुछ अशुद्धियां हैं, एरर्स है, जो हो जाती है तो हमें पता नहीं लगता है और ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है। चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहली है भूल की अशुद्धि, नंबर 2 है हिसाब की अशुद्धि, नंबर 3 सैद्धांतिक अशुद्धि और लास्ट है चौथी क्षतिपूरक अशुद्धि। बहुत ही संक्षेप में हम इनके बारे में समझते हैं क्योंकि रेक्टिफिकेशन एरर का एक अलग से चैप्टर है और मैं उसकी अलग से सीरीज बनाने वाला हूं ताकि आपको भली प्रकार समझ में आए कि अगर लेखों में गलतियां हो जाती है तो उसका सुधार किस प्रकार करें। ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ये अशुद्धियां वहां पर भी आएगी, अतः ज़्यादा सीरियसली नहीं लें, बस मोटी मोटी बातें इनके बारे में समझ लें। देखिए, सबसे पहले भूल की अशुद्धि। नंबर 1 बात है इसमें प्रारंभिक लेखा ही नहीं करना। अधिकतर व्यापारी टैक्स बचाने के लिए यह कार्य करते हैं। वह ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनका लेखा ही नहीं करते। तो जब किसी ट्रांजैक्शन का लेखा ही नहीं करोगे तो डेबिट और क्रेडिट में समान राशि नहीं पहुंचेगी। इसकी दूसरी जो अशुद्धि है वो है कि प्रारंभिक लेखा आपने कर लिया लेकिन उसकी पोस्टिंग नहीं की, पूरी जनरल प्रविष्टि की पोस्टिंग नहीं की। जैसे कि एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू
क्रेडिटर, तो परचेज अकाउंट में भी आपने राशि नहीं लिखी और क्रेडिटर के अंदर राशि नहीं लिखी, तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों में उतनी ही राशि नहीं पहुंची। तो नहीं पहुंचने से तलपट पर समान प्रभाव पड़ा और तलपट का मिलान हो गया। तो यह है भूल की अशुद्धि। दूसरी है हिसाब की अशुद्धि। देखिए, खतौनी गलत पर समान राशि से करना। जैसे देखिए, हमने प्रविष्टि की मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने एक मशीन खरीदी 2000 में और हमने उसकी एंट्री कर दी 1200 की, मशीनरी अकाउंट में भी और कैश अकाउंट में भी। तो दोनों अकाउंट के अंदर समान राशि से लिखा कर दिया, तो ऐसी स्थिति में तलपट का मिलान हो जाएगा, लेकिन अशुद्धि रहेगी। फिर है गलत व्यक्ति के सही पक्ष में सही राशि से खतौनी करना। यही बहुत सिंपल है। मान लीजिए राम को माल बेचा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट होती है कितनी, 2000। अब हमने राम अकाउंट के डेबिट में लिख करके श्याम अकाउंट के डेबिट में लिख दिए 2000। अब देखिए गलती तो हो गई, लेकिन राम में लिखें या श्याम में लिखें, ट्रायल बैलेंस तो मिल जाएगा। फिर है सैद्धांतिक अशुद्धि। लेखांकन सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए लेखा करना। यह भी समझ लीजिए, मान लीजिए कोई खर्चा है, पूंजीगत है, लेकिन हमने उसको आयगत मान लिया। मान लीजिए मशीन खरीदी और हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट करने के स्थान पर परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब देखिए गलती तो हो गई, सिद्धांत की अवहेलना हो गई। मशीनरी परचेज करना पूंजीगत खर्चा है, परचेज अकाउंट डेबिट करना माल संबंधित है, आयगत है, लेकिन चूंकि दोनों अकाउंट डेबिट होते हैं इसलिए ट्रायल बैलेंस अप्रभावित रहेगा। फिर है क्षतिपूरक अशुद्धि। 2 या 2 से अधिक अशुद्धि मिलकर एक दूसरे की क्षति को पूरा कर देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ गलतियां मिलकर के एक दूसरे के अमाउंट को क्षतिपूर्ति कर देती है। कैसे, समझिए इसको। मान लीजिए विनोद को 2000 रुपये का माल बेचा, हमने एंट्री की विनोद अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन पोस्टिंग करने गए तो विनोद अकाउंट में लिख दिए 200 रुपये और सेल्स में लिख दिए 2000। देखिए अशुद्धि हो गई। अगर यह अशुद्धि रहती है तो तलपट 1800 रुपये से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक सौदा और किया और उसमें महेश को 200 रुपये का माल बेचा और महेश के अकाउंट में हमने लिख दिए कितने, 2000 रुपये, तो जो 1800 रुपये की कमी विनोद अकाउंट में हुई थी वह पूर्ति कहाँ हो गई, महेश अकाउंट में। तो देखिए दोनों गलतियां हैं, लेकिन एक दूसरे की क्षति को पूरा कर दिया। तो क्षति को पूरा करने से ट्रायल बैलेंस अप्रभावित रहेगा और उसके डेबिट और क्रेडिट का योग मिल जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि क्या तलपट का मिलान इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि लेखे गणित रूप से शुद्ध हैं। तो क्या जवाब होगा आपका, नहीं, क्योंकि 4 अशुद्धियां ऐसी होती है जो हो जाने पर भी तलपट का मिलान हो जाता है। कौन कौन सी अशुद्धि है, भूल की अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि और क्षतिपूरक अशुद्धि। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था ट्रायल बैलेंस पार्ट 4। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद जरूर आया होगा। इसको रिवाइंड करके फिर से देखिए और महत्वपूर्ण बातों को सीखिए। अगर आपने ट्रायल बैलेंस की सीरीज शुरू से नहीं देखी है तो अवश्य देखिए, एक एक बात को भली प्रकार समझिए। मेरा दावा है कि आप ट्रायल बैलेंस में कभी भी गलती नहीं करेंगे। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, ट्रायल बैलेंस पार्ट 5 का। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।